नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अविनाश जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। तो जैसा कि आज की बड़ी खबर जो है वो ये कि सर्वदलीय बैठक होने वाली है और उससे पहले इंडिया गठबंधन की जो बैठक एक दिन पहले हुई 19 जुलाई को, उस बैठक में सर्वदलीय बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और आगे मानसून सत्र जो 21 तारीख से शुरू होने वाला है उसमें किन किन मुद्दों को उठाकर सरकार से सवाल किए जाएंगे, कैसे सरकार को घेरा जाएगा, इसकी पूरी रूपरेखा 19 जुलाई को इंडिया गठबंधन ने अपनी एक बैठक में तय की। और उसके बाद आज सर्वदलीय बैठक होने वाली है जिसमें एक बार फिर विपक्ष सरकार पर हावी रहने वाला है। किन मुद्दों पर चर्चा होगी, किस तरह से संसद सत्र चलेगा, क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे, ये सारी बातें विपक्ष आज रखेगा। और इन सबके बीच में अभी सबसे ज्यादा जो मुद्दा गरमाया हुआ है वो एसआईआर का मुद्दा है। चुनाव आयोग अपनी तरफ से लगातार डेटा साझा कर रहा है। एक दिन पहले भी डेटा साझा किया गया, लेकिन बिहार में ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। और बिहार में ही नहीं, अब धीरे धीरे पूरे देश में एसआईआर का मुद्दा तूल पकड़ रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ये साफ कर चुका है कि बिहार के बाद पूरे देश में ये प्रक्रिया लागू की जाएगी। और इसके बाद से अब खुद एनडीए के जो सहयोगी हैं वो भी इसका विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आपको याद होगा, चंद्रबाबू नायडू ने बाकायदा चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी और उसमें उन्होंने आपत्ति जताई थी कि इसकी जरूरत क्या है और अगर है तो इतनी जल्दी क्या है, इसके लिए पूरा समय लिया जाना चाहिए। क्योंकि ये बड़ी बात जो देखने को मिल रही है, लगातार विपक्ष भी जो सवाल उठा रहा है वो यही कि चुनाव से ठीक पहले एसआईआर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में मतदाता को कम से कम 6 से 7 महीने और लगभग कभी कभार 1 साल भी लग जाता है। लेकिन बिहार में चुनाव अब आने वाले हैं और चुनाव आयोग वहां पर एक्टिव है। इस साल के आखिर में, जैसा कि माना जा रहा है, नवंबर तक वहां चुनाव हो सकते हैं। तो ऐसे में ये बड़ी मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा मुद्दा गरमाता जा रहा है और इसमें एनडीए सरकार ज्यादा बुरी तरह घिरी हुई है, क्योंकि अब बिहार की जनता को ऐसा लगता है कि बीजेपी के इशारे पर ही चुनाव आयोग ये कर रहा है, जिससे जो दलित हैं या खास समुदाय के लोग हैं उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाए। यानी जिन लोगों को लेकर लग रहा है बीजेपी को कि उन्हें वोट नहीं मिलेगा, उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से इस प्रक्रिया की आड़ में काट दिए जाएंगे। लेकिन इस सब के बीच में चुनाव आयोग बुरी तरह से घिरा हुआ है और एसआईआर को लेकर जिस तरह से विपक्ष मुखर दिखाई दे रहा है, खासकर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी इस मुद्दे को जोरों से उठा रहे हैं, लगातार विपक्ष के नेताओं से संपर्क साध रहे हैं, दूसरे दलों के नेताओं से संपर्क साध रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार बंद का आयोजन भी किया था, जिसको पूरी बिहार की जनता का समर्थन मिला। 9 जुलाई को आपको याद होगा 10 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होनी थी और उससे ठीक एक दिन पहले बिहार बंद बुलाया गया था और पूरे बिहार की जनता ने उसको समर्थन दिया था। राहुल गांधी भी बिहार पहुंचे थे और उससे ये साफ हो गया था कि बिहार में ये मुद्दा गरमाएगा और इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। और अब तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मोदी सरकार के लिए, चुनाव आयोग के लिए और बिहार की एनडीए सरकार के लिए, बीजेपी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तो अविनाश जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ अपडेट है अभी आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? किस तरह से बीजेपी की मुसीबत बनता जा रहा है चुनाव आयोग का यह आदेश? नहीं, जो है, जैसे कल से संसद सत्र शुरू हो रहा है और शुरुआत से जिस दिन से चुनाव आयोग ने जो बिहार की मतदाता वोटिंग लिस्ट जो है उसको लेकर जो अभियान शुरू किया है कि जो संशोधन किया जा रहा है मतदाता सूची में, उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। क्योंकि बिहार चुनाव के बारे में ये कहा जा रहा था कि भाई जिस तरीके की जो गलतियाँ जो महागठबंधन है उसकी तरफ से महाराष्ट्र में और हरियाणा के चुनाव में हुई थी, वो सीधी से जो उंगली उठ रही थी वो मतदाता सूची पर ही उठ रही थी। और इसलिए पूरी तैयारी कर रखी थी कि बिहार में जिस दिन से मतदाता सूची में संशोधन का काम शुरू होगा उसी दिन से महागठबंधन की नज़र मतदाता सूची पर पड़ जाएगी और बनी रहेगी। और पूरी ये तैयारी थी कि इस बार जो मतदाता सूची बनेगी उसमें किसी तरीके की कोई धांधली ना हो। लेकिन अब जब चुनाव आयोग एक नई प्रक्रिया लेके चला आया है कि भाई अब आपको अपनी नागरिकता का प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, तो उसके चलते जो महागठबंधन है उसको समझ में आ गया है कि जो चीज़ महाराष्ट्र में हुई है उससे बड़ी धांधली इस बार बिहार में हो सकती है। क्योंकि ये माना जा रहा था कि बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बनना तय है और बीजेपी को भी पता है कि अगर बिहार हाथ से निकल गया
तो ये मान के चलिएगा कि केंद्र में जब भी चुनाव होगा लोकसभा का, तो दिल्ली भी हाथ से निकल जाएगी और दिल्ली की सत्ता किसी भी कीमत पर बीजेपी छोड़ने को तैयार नहीं है। और इसी के चलते बिहार में जो प्रक्रिया शुरू हुई है, मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान जो चल रहा है इस समय, और जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं सामने, वो ज़मीनी आंकड़े और जो वहाँ की जो इसमें ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रही हैं। ये एक तरफ जैसे जो चुनाव आयोग का कहना है कि लगभग काम पूरा हो गया है, अधिकतर जो फॉर्म है वो अधिकतर फॉर्म वापस आ गए हैं, लेकिन जो महागठबंधन के नेता हैं उनका कहना ये है कि भाई कई लोगों को अभी तक फॉर्म मिले ही नहीं है। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अगर 1% भी लोगों के नाम कट जाते हैं तो लगभग 35 सीटों पर सीधा असर पड़ता है कि 35 सीटें जो हारने और जीतने वाला जो अंतर होता है कि आमतौर पर ये है कि लगभग जो सीटें होती हैं उसमें 10 से 15 सीटें परसेंट सीटें ऐसी होती हैं जहां बहुत टाइट फाइट होती है, और उन सीटों पर अगर 1% वोट भी कम कट जाता है किसी भी पार्टी का, तो ये 3-3.5 हज़ार वोट होता है। और 3-3.5 हज़ार के मार्जिन पर हम पिछले चुनाव में ही यदि देखें तो लगभग 35 सीटें ऐसी थी जहां का मार्जिन 3,000 से कम वोटों का था। और आप देखिए दोनों गठबंधन के बीच का जो अंतर था वो मात्र 14 सीटों का अंतर था। अब अगर 35 सीटें महागठबंधन की बढ़ जाती और एनडीए की कम हो जाती तो महागठबंधन के पास में बहुत बड़ा बहुमत आ जाता। और इस बार तो मात्र 1% का मामला नहीं है, इस बार तो ये 2, 3, 4 उससे भी ज़्यादा % का मामला हो सकता है। महागठबंधन का कहना है कि करीब 2 करोड़ वोट काटे जाने की जो टारगेट रखा गया है चुनाव आयोग और बीजेपी की तरफ से, अगर 2 करोड़ वोट काटे जाते हैं तो ये संख्या करीब 25% हो जाएगी। तो यानी कि बीजेपी, जब आपने देखा कि महाराष्ट्र चुनाव देखा, महाराष्ट्र चुनाव में तो बहुत ही कम 50 लाख वोट एक तरीके से मतदाता सूची में जब जोड़े जाते हैं तो फिर बीजेपी स्वीप कर जाती है। लेकिन अगर ये बिहार में 2 करोड़ वोटों की, 2 करोड़ भी नहीं थी, 1 करोड़ वोटों की भी धांधली होती है तो चुनाव परिणाम किस तरीके के आएंगे। और इसी का डर महागठबंधन में दिखाई दे रहा है कि भाई चुनाव आयोग का जो काम है वो चुनाव करवाना है, आप चुनाव करवाइएगा, लेकिन यहाँ तो चुनाव के अलावा चुनाव आयोग बाकी सारे काम करवा रहा है। इसी पर जो इंडिया गठबंधन की बैठक में भी चर्चा हुई है और यह मुद्दा संसद में भी उठेगा। जी बिल्कुल, और माना जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक जो आज हो रही है उसमें भी इस मुद्दे को विपक्ष उठाएगा। और बड़ी बात यह है कि 21 जुलाई के लिए विपक्ष ने कमर कस ली है। सबसे पहले सर्वदलीय बैठक में किन मुद्दों को उठाया जाएगा और विपक्ष किन तैयारियों पर अपनी कमर कस चुका है, किन मुद्दों के साथ संसद सत्र में जाने वाला है और उससे बीजेपी किस तरह से परेशान दिखाई दे रही है, उस पर आगे और चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मनोज झा को सुनते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है कि विपक्ष किन किन मुद्दों के साथ संसद सत्र में जाने वाला है। तरफ से क्या कुछ बातें रखी जाएंगी और क्या उम्मीद है सरकार की तरफ से? देखिए, एक तो बता दूं कि अपोजिशन में कई सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो कुछ क्षेत्रीय सवाल रहते हैं और कुछ राष्ट्र के समेकित सवाल होते हैं। पहलगाम की सामूहिक पीड़ा, फेलियर कहां था, कैसे हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर, फिर वैश्विक पटल पे हम मित्रविहीन क्यों दिखे, ये सारे सवाल हैं जो सरकार की आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं, क्योंकि सरकार आज होगी कल नहीं होगी, लेकिन ये अध्याय हम बिसरा नहीं पाएंगे। इस अध्याय में वैश्विक पटल पर हमारा एक तरह से अलग थलग पड़ जाना वो चिंता का विषय है और इस पर समग्र बातचीत हो खुले दिल से और एक उदार चरित्र सत्ता प्रतिष्ठान भी दिखाए, तो मैं समझता हूं संसद की जो भूमिका होती है कि लोगों की चिंताएं, व्यग्रताएं, उनकी आशंकाएं, उन सब के लिए वो तो अभी हम मनोज झा को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि किस तरह से संसद सत्र में ये सारे मुद्दे उठाए जाएंगे। खासकर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, क्योंकि ये सवाल लगातार बने हुए हैं विपक्ष की तरफ से कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था और जिस तरह के दावे सरकार की तरफ से या भारतीय मीडिया की तरफ से किए जा रहे थे कि हम पाकिस्तान पर हावी हो रहे हैं, तो फिर अचानक सीजफायर क्यों किया गया, और सीजफायर अगर किया गया तो किन शर्तों के साथ किया गया, पाकिस्तान पर हमने क्या शर्तें रखी और उनमें से पाकिस्तान ने हमारी कौन सी शर्तें मानी हैं, और जो सभी देश, जिस तरह से कई देश खुलकर पाकिस्तान के साथ नजर आए, उस तरह से भारत के साथ कौन से देश दिखाई दिए। ये तमाम सवाल यहां पर दिख रहे हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था, भारत लगातार ये दावा करता है कि जब से मोदी पीएम बने हैं, देश में बीजेपी की सरकार आई है, एनडीए की सरकार आई है, तब से दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध और मजबूत हुए हैं, विदेश नीति बहुत ज्यादा मजबूत
मजबूत हुई है, लेकिन जब पाकिस्तान और भारत आमने सामने थे तो ऐसा देखने को नहीं मिल पाया। जिस तरह से अमेरिका को लेकर दावे किए जाते हैं, ट्रंप को लेकर दावे किए जाते हैं कि वो बहुत अच्छे मित्र हैं पीएम मोदी के, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात थे, जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया भारत की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हो रही थी, उस दौरान ट्रंप का बीच में आना और यह कहना कि उनकी वजह से सीज फायर हुआ है, उन्होंने भारत को यह धमकी दी है कि अगर व्यापार करना है तो सीज फायर कर दीजिए, इस तरह के बयानों ने बहुत ज्यादा मोदी सरकार पर, भारत सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। और विपक्ष अब यही सवाल करना चाहता है कि आखिर ट्रंप को मध्यस्थता क्यों करनी पड़ी, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच यह तय है कि किसी भी तरह की मध्यस्थता नहीं होगी। और अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो सरकार की तरफ से इस पर कोई जवाब अभी तक क्यों नहीं दिया गया है, क्यों पीएम मोदी इस पर खुलकर नहीं बोल रहे हैं। लेकिन इन सवालों के जवाब देने के बजाय मोदी सरकार सिर्फ सवालों से भागती हुई दिखाई दे रही है। लगातार आपको याद होगा उस समय इंडिया गठबंधन की तरफ से चिट्ठी भी लिखी गई थी, राहुल गांधी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से भी चिट्ठी लिखी गई थी, लेकिन किसी भी तरह का कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। और अब खबर यह भी आई अभी पिछले दिनों कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, या कहें कि एक तरह से बता दिया गया है विपक्ष को कि संसद सत्र के पहले दिन इन मुद्दों पर चर्चा ही नहीं होगी। यानी जो क्वेश्चंस दिए गए उनमें से जो मुख्य क्वेश्चंस हैं उसे काट दिया गया, उन पर जवाब देने की बात ही नहीं की गई है। तो इससे भी सरकार बुरी तरह से घिरती हुई दिखाई दे रही है। और इन सबके बीच में खबर यह भी आ रही है कि पीएम मोदी एक बार फिर विदेश दौरे पर जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि विपक्ष का कहना साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगांव का जो मुद्दा है उस मुद्दे पर हमको जवाब प्रधानमंत्री से चाहिए। हम नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री की जगह कोई उनका मंत्रिमंडल का कोई सहयोगी मंत्री, वरिष्ठ मंत्री बयान दे। ना तो राजनाथ सिंह के बयान की ज़रूरत है और ना ही गृह मंत्री अमित शाह के बयान की ज़रूरत है। ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के बयान की, क्योंकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति जिस तरीके से दावे कर रहे हैं, लगातार दावे कर रहे हैं, 23-24 बार वो ये चीज़ बोल चुके हैं कि हमने भारत को बिजनेस की धमकी दी और उसके बाद भारत की तरफ से ये सीज फायर मान लिया गया और दोनों की जो भारत और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से एक दूसरे पर हमले हो रहे थे वो रोक दिए गए। जबकि भारत की तरफ से ये साफ साफ कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब भी कोई बात होगी तो आमने सामने बात होगी, कोई भी तीसरा पक्ष इसमें शामिल नहीं होगा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चीन हो या रूस हो। भारत ने हमेशा तीसरे पक्ष को पूरी तरीके से खारिज किया है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं बीच में मध्यस्थता करने वाले। और दूसरी बात यह है कि पहलगांव का जो मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। पहले ही दिन जब सर्वदलीय बैठक सरकार ने बुलाई, उसमें जो रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई और उन्होंने माना था कि सुरक्षा में चूक हुई है। और उसके बाद जो एलजी हैं मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी इस चीज़ को स्वीकार किया कि उनकी गलती थी, कि सुरक्षा में भारी चूक हुई जिसके चलते 26 लोग मारे गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुरक्षा में चूक हुई है, इस चीज़ को तो आप मान रहे हैं, 26 लोगों की जान गई, ये भी आप सबको पता है। लेकिन इस पूरे मामले में आज तक सरकार की तरफ से कार्रवाई किसके खिलाफ हुई? 26 लोगों की जान जाती है और आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और सिर्फ जिम्मेदारी ले लेते हैं। जवाबदेही भी तो भाई किसी को देनी पड़ेगी। आप यदि चूक हुई है तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? मनोज सिन्हा आज भी एलजी हैं, गृह मंत्री के अपने पद पर बने हुए हैं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बाकी की जो 26 लोगों की जान चली गई और उसके बाद जिन लोगों ने उनकी जान ली है, जिन 3-4 आतंकवादियों के आपने पहले स्केच जारी किए, बाद में पता चला कि वो लोग तो थे ही नहीं, जो आतंकी हैं वो कोई दूसरे थे, पाकिस्तान से आए थे। आज तक उनके बारे में कोई अता पता नहीं चल पाया है। यानी सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में जिस तरीके से खामोशी ओढ़ी गई है और उसको लेकर ही जो संसद सत्र शुरू होगा उसमें विपक्ष की तरफ से सवाल उठेंगे और सीधा यही है कि प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। क्योंकि पिछले 2 महीने से हमने देखा है कि विपक्ष की कोशिश तो यही थी कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करें, लेकिन जो भी सर्वदलीय बैठक पहले बुलाई गई वो ऑपरेशन सिंदूर से पहले बुलाई गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई भी सर्वदलीय बैठक नहीं हुई है। विपक्ष के जो भी सवाल हैं, प्रधानमंत्री पब्लिक रैलियों में तो जाकर बोलते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री ने भी ये नहीं बोला कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी दावे कर रहे हैं वो झूठे दावे कर रहे हैं और जो सीज फायर हुआ है वो पाकिस्तान के गिड़गड़ाने पर ही भारत ने सीज फायर किया है। और जो पहलगांव का जो मुद्दा है उस मुद्दे पर भी जो भी कार्रवाई की है उस कार्रवाई के बारे में विपक्ष जानना चाहता है। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया है कि संसद सत्र शुरू हो रहा है 21 तारीख से और उसके 2 दिन बाद ही प्रधानमंत्री ब्रिटेन की यात्रा पर जा रहे हैं,
4-5 दिन का उनका दौरा है और विपक्ष जाहिर सी बात है कि विपक्ष सबसे पहले ही ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा सदन में उठाने की तैयारी में है। और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नहीं होते हैं तो फिर जवाब कौन देगा? विपक्ष तो चाहता है कि प्रधानमंत्री ही जवाब दें। पहली बात तो यही है कि क्या सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराने को तैयार होगी, और तैयार होती है तो फिर जो विपक्ष के जो सवाल हैं उनके जवाब कौन देगा? बिल्कुल, ये तमाम सवाल बने हुए हैं कि पहला सवाल तो जैसा कि आपने कहा ही अविनाश जी कि पहला सवाल तो यही है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार होगी, यही एक बड़ा सवाल है। और अगर एक बार को विपक्ष के दबाव में इस तरह के उस सवाल जवाब के लिए तैयार हो भी जाती है तो क्या उन सवालों के जवाब सरकार से मिल पाएंगे जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है और इसी को देखकर ये माना जा रहा है कि मानसून सत्र जो 21 जुलाई से शुरू होने वाला है वो काफी हंगामेदार रहने वाला है। विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है, क्योंकि सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा ही नहीं है, चुनाव आयोग ने जो एसआईआर शुरू किया है बिहार में और उसके बाद जो शुरुआत है आगे भी दूसरे राज्यों में यही सब करने की। और आप जानते ही हैं कि बिहार के बाद लगातार फिर कई राज्यों में चुनाव है। पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा टारगेट पर है क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की हालत खस्ता है। ये ममता बनर्जी का लगातार दावा है और ममता बनर्जी इस बात को शुरुआत से ही कह रही थी कि अभी सिर्फ बिहार में शुरुआत की गई है, बिहार के बाद ये दूसरे राज्यों में भी आएंगे, पश्चिम बंगाल, असम, इन सब में पहुंचेंगे। और ममता बनर्जी के दावों पर तब मोहर लग गई जब चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि बिहार के बाद पूरे देश में एसआईआर किया जाएगा। और इसके बाद से विपक्ष हमलावर है, पूरा विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन एक सुर में इसका विरोध कर रहा है और इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कुछ नेताओं को चिट्ठी भी लिखी है। अविनाश जी, क्या कुछ अपडेट है उसको लेकर आपके पास? नहीं, तेजस्वी यादव ने 35 जो दल हैं उनके जो प्रमुख नेता हैं उनको चिट्ठी लिखी है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी का भी नाम है, ममता बनर्जी हैं, एम के स्टालिन है, अखिलेश यादव है, तमाम नेताओं को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। और चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि बिहार में जिस तरीके से जो स्पेशल जो अभियान चल रहा है मतदाता सूची के सत्यापन का, उस अभियान में जिस तरीके की धांधलियाँ हो रही हैं, जिस तरीके के तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, तमाम जो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि एक महिला अधिकारी बीएलओ को धमका रही कि भाई आप खुद ही अपने हिसाब से फॉर्म भर दीजिएगा, सिर्फ हमको टारगेट पूरा करना है, आप फॉर्म पूरा नहीं भरा हो, कोई दस्तावेज भी नहीं हो, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरना है, फॉर्म बांटिएगा और जो लोग नहीं मिले आप खुद ही भर दीजिएगा। क्योंकि आप जब जिस क्षेत्र में आप लगातार काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि भाई उस क्षेत्र में कौन कौन रहता है, आप उन सबके जो फॉर्म लीजिए और उनको भर के सबमिट कर दीजिएगा। और अगर बीएलओ वो काम नहीं करते हैं, वो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर तेजस्वी यादव ने 35 जो नेता हैं उनको चिट्ठी लिखी है और उसमें सभी से सहयोग मांगा है। और इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर पूरी तरीके से एकजुट भी दिखाई दे रहा है। और जो तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं वो सवाल भी साफ हैं कि जो अभियान है, जो बीजेपी का टारगेट है, वो टारगेट पूरा करना है किसी भी तरीके से, और उसी में चुनाव आयोग पूरी तरीके से बीजेपी का सहयोग करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, तो बिल्कुल यहाँ पर देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और इंडिया गठबंधन लगातार चुनाव आयोग पर ये आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है। और ये आरोप कोई पहली बार नहीं लगे हैं, इससे पहले भी हरियाणा विधानसभा चुनाव रहा हो, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रहा हो या दूसरे राज्यों के चुनाव जहां पर भी बीजेपी को जीत मिली है, वहां से कई ऐसे मामले निकल कर आए जिसमें ये देखा गया कि धांधली हुई है। जैसे कि अगर सबसे पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद से ये मुद्दा ज्यादा तेजी से उठा था, वहां पर ये निकल कर आया था कि जो ईवीएम्स की 99% चार्ज थी बैटरी, वहां पर उन सीट्स पर बीजेपी के नेताओं को जीत मिली, बीजेपी के उम्मीदवारों को जीत मिली। और वहीं दूसरी तरफ जहां पर बैटरीज कम थी जिन सीट्स पर, वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते। तो वहां जिस तरह से हरियाणा में एकदम से नतीजे पलटे, क्योंकि ये मानकर चला जा रहा था कि बीजेपी भी ये मान चुकी है कि वहां पर हरियाणा में इस बार उसको जीत नहीं मिलने वाली है। यही वजह थी कि पीएम मोदी और अमित शाह ने बहुत पहले ही हरियाणा से दूरी बना ली थी, क्योंकि ये भी माना जाता है कि जहां पर हार मिल रही होती है वहां पर पीएम मोदी अपना श्रेय लेने नहीं जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हार का ठीकरा उनके सिर पर फोड़ दिया जाए। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं और इसी के चलते हरियाणा से दूरी बनाई थी। और बीजेपी को भी उम्मीद नहीं थी कि नतीजे इतने
उनके पक्ष में आ जाएंगे। बीजेपी के खुद के नेता ये नहीं मानकर चल रहे थे। इसके बाद महाराष्ट्र में भी ठीक ऐसा ही हुआ। महाराष्ट्र में खुद देवेंद्र फडणवीस ये मान रहे थे कि 99 भी सीट्स उनकी आ जाएं अकेले बीजेपी के पास तो बड़ी बात होगी, डबल डिजिट में सिमटने की बात आ रही थी। लेकिन जब नतीजे आए तो अब बीजेपी अकेले ही बिल्कुल बहुमत के पास है। वहां पर सहयोगियों की भी अब उसको इतनी जरूरत नहीं है जैसा कि देखा जा रहा है, और एकनाथ शिंदे को साइडलाइन कर दिया गया। इसको लेकर लगातार दावे किए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग धांधली करता है। एपिक नंबर का मामला निकल कर आया, फ्लोटिंग वोटर्स का मामला निकल कर आया कि कैसे एक पर्टिकुलर संख्या के लोग इससे दूसरे राज्य एक से दूसरे राज्यों में भेजे जाते हैं और फिर वो बीजेपी के लिए वोट डालते हैं। ऐसा करके बीजेपी चुनाव जीत जाती है और इसके बाद से विपक्ष का पूरा ध्यान बिहार चुनाव पर था। लेकिन बिहार चुनाव में शुरू होने से पहले ही चुनाव आयोग ने यहां पर एसआईआर प्रक्रिया को शुरू करके पूरी बाजी को पलटने की कोशिश की है। लेकिन विपक्ष ने भी ठान लिया है कि वो इस मुद्दे पर शांत नहीं बैठने वाला और फिलहाल सभी की निगाहें 28 जुलाई पर टिकी हुई हैं। 28 जुलाई को इस मामले में फिर से सुनवाई होनी है और लगभग ये माना जा रहा है कि शायद 28 जुलाई को कोई बड़ा फैसला भी आ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले के लेकर लगातार सख्त दिखाई दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वही सवाल चुनाव आयोग से पूछे जो सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि यह काम गृह मंत्रालय का है तो चुनाव आयोग क्यों कर रहा है। सवाल यह भी पूछा गया कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है, यह काम बाद में भी हो सकता था। ठीक चुनाव से पहले एसआईआर कराने की ऐसी जरूरत क्यों पड़ी। इसके अलावा चुनाव आयोग को यह निर्देश भी दिया गया कि आधार कार्ड को भी दस्तावेजों में शामिल किया जाए। हालांकि अभी तक ऐसी खबर आ रही है, विपक्ष के दावे हैं कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश नहीं माना है। अविनाश जी, नहीं, जो 11 दस्तावेज मांगे गए हैं उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था कि भाई आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है और आपका जो वोटर राशन कार्ड है, इनको भी आप शामिल कर सकते हो, खासतौर पर आधार कार्ड को, क्योंकि आधार कार्ड के लिए भी आपको कई दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं, उसके बाद ही वो आधार कार्ड बन पाता है। तो अब उस पर चुनाव आयोग को फैसला लेना है कि भाई, क्योंकि अभी तो जो दस्तावेज जमा किए गए हैं खाली, क्योंकि अधिकतर में मामले में तो ऐसा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दिए गए हैं, फॉर्म ही पूरे फिलअप नहीं किए गए हैं। तो ऐसे में अभी तो जो प्रक्रिया चल रही है, अभी जो विपक्ष उसको खुद को पता नहीं कि भाई कितने फॉर्म जमा हुए हैं, उनके साथ में क्या क्या दस्तावेज सबमिट किए गए हैं और चुनाव आयोग किस दस्तावेज को मानेगा किसको नहीं मानेगा, क्योंकि 90% लोगों के पास में आधार कार्ड ही हैं। जन्म प्रमाण पत्र बहुत ही कम लोगों के पास में होते हैं। ऐसे में अगर चुनाव आयोग जो 11 दस्तावेज उन्होंने शुरुआत में दिए थे कि भाई आपको ये 11 दस्तावेज लेके आने पड़ेंगे तभी हम वोटिंग लिस्ट में आपका नाम शामिल करेंगे, तो अभी कई फैसले होने हैं। उससे पहले 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, सबसे बड़ा फैसला, और 21 तारीख को चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो अपना एफिडेविट है वो जमा होना है। तो उसके बाद ये क्लियर होगा, क्योंकि मतदाता सूची जो फाइनल मतदाता सूची है वो 30 सितंबर को जारी होगी और उसके बाद 1 अक्टूबर के बाद से कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। और फाइनल मतदाता सूची आने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरी प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि फिर जो बिहार है वो चुनावी मोड में चला जाएगा। तो जो भी कुछ होना है वो जो जुलाई और अगस्त के महीने में ही होना है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आएगा वही तय करेगा कि जो एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में चल रही है उसका स्वरूप क्या होगा। क्योंकि ये मान के चलिएगा कि इस पर रोक तो नहीं लगेगी, सिर्फ आधार कार्ड को मान्यता मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना है। अगर आधार कार्ड को मान्यता मिल जाती है तो फिर ये मान के चलिएगा विपक्ष के जो सवाल है उन सभी सवालों का लगभग एक तरीके से समाधान हो जाएगा। लेकिन आधार कार्ड शामिल नहीं होता है तो फिर कितने वोट काटे जाएंगे, क्या इनकी संख्या 2 करोड़ से भी ज़्यादा होगी, क्योंकि आधार कार्ड ही अधिकतर लोगों के पास में है। तो ऐसे में अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो नज़र है ही है। और दूसरी बात यही है कि जो चुनाव आयोग है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उसको राय दी थी, अभी तक फैसला नहीं है, तो उस राय पर आधार कार्ड को मान्यता देगा कि नहीं देगा, क्योंकि मामला सीधा वोटिंग लिस्ट का, जैसे आपने अभी बताया हरियाणा में जिस तरीके से हुआ, उसके बाद जब महाराष्ट्र चुनाव हुआ तो विपक्ष को ये समझ में आ गया था कि भाई हम लोगों की नज़र तो ईवीएम पर होती है, लेकिन सबसे बड़ी धांधली तो जो हो जाती है वोटिंग लिस्ट में हो जाती है। जब फाइनल वोटिंग लिस्ट महाराष्ट्र की आई थी उसके बाद ही जो इंडिया गठबंधन महागठबंधन था उसने ये दावे किए थे कि जो महाराष्ट्र की लगभग हर सीट पर 10,000 वोटों का खेल हुआ है, 10,000 नए मतदाता जोड़े गए हैं और लगभग 102 सीटें ऐसी बताई गई थी, 102 से 105 सीटें, जहां पर यह संख्या 25,000 से ज़्यादा थी। और जब रिजल्ट आए
तो जिन सीटों पर 25,000 से ज़्यादा मतदाता जोड़े गए थे वो 98% सीटें बीजेपी जीत गई थी। तो इसको लेकर ही जो लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे थे, और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर तो जो इंडिया गठबंधन है वो आज भी उसके नतीजे मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये कहा गया था कि करीब 50 लाख जो मतदाता हैं वो फर्जी मतदाता थे जिन्होंने आके महाराष्ट्र में वोटिंग की थी, और वही अंतर चुनाव नतीजों में दिखाई दिया था, और उसको रोकने की कोशिश बिहार में चल रही थी। लेकिन अब जो दाव चुनाव आयोग की तरफ से चला गया है, अब जो तेजस्वी यादव ने भी चिट्ठी लिखी गई उनमें भी उन्होंने उन्हीं पॉइंटों को उठाया है कि सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो चुनाव आयोग का ही कहना है कि करीब 4% से ज़्यादा जो लोगों के फॉर्म में भी वापस नहीं आए हैं, और कई लोग ऐसे हैं जिनकी मालूम चला है कि वो उनकी मौत हो गई है, मृत्यु हो गई है, कुछ लोग ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जिनके जो वोटिंग लिस्ट में 2-2, 3-3 जगह नाम लिखे हुए हैं। पहले तो ये कहा जा रहा था कि 2% वोट भी यदि काट दिया जाता है तो फिर महागठबंधन की जीतने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, लेकिन मामला यहाँ 2% का नहीं है, बल्कि तेजस्वी यादव ने जो अपनी चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने ये आंकड़ा 10 से 15% का बताया है। अब अगर 10-15% वोट कट जाता है तो फिर चुनाव लड़ना और न लड़ना फिर एक तरीके से चुनाव नतीजे तो मान के चलिए पहले से ही तय हो गए हैं। अब सिर्फ चुनाव लड़ने का काम जो महागठबंधन के पास में रह जाएगा कि वो चुनाव लड़ें और कितनी सीटें लेके आते हैं उस पर संतोष कर लें, क्योंकि सरकार किसकी बननी है चुनाव आयोग पहले ही तय कर चुका है। तो ऐसे में अभी सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाई इस मुद्दे को किस तरीके से सड़क पर लेके आया जाता है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। जी बिल्कुल, और तेजस्वी यादव ने जो चिट्ठी लिखी है 35 नेताओं को, और कैसे मतलब जो दल हैं उनके जो प्रमुख हैं उनको, उसको भी हम आपको पढ़ के सुना देते हैं कि उन्होंने किन मुद्दों को उठाया है। इंग्लिश में ये चिट्ठी थी तो इसका हिंदी रूपांतरण हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। तो तेजस्वी यादव ने लिखा है, मैं आपको गहरी पीड़ा और तात्कालिकता के साथ लिख रहा हूं। बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण का तमाशा और त्रासदी बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करके लोकतंत्र की नींव हिला रही है। ये इस बात का साफ संकेत है कि कैसे भारतीय चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था हमारी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता में जनता के विश्वास को खत्म करने पर अड़ी हुई है। इस देश का हर व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि या स्थिति कुछ भी हो, अपने वोट पर गर्व करता है। देश के शासन में भागीदारी करने की क्षमता अत्यंत सशक्त बनाती है। अब लाखों मतदाताओं को बिना किसी गलती के अधिकारहीन और अपमानित किया जा रहा है। 16 जुलाई 2025 के ईसीआई प्रेस नोट में बताया गया कि लगभग 4.5% मतदाता अपने पते पर नहीं मिले हैं, और अब चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि इन्हें वोट नहीं डालने दिया जाएगा। ये उन 4% लोगों के अतिरिक्त हैं जो संभवतः अब दुनिया में नहीं है या स्थायी रूप से कहीं दूसरे राज्य में चले गए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर जमीनी पत्रकार और इस प्रक्रिया पर नजदीकी से नजर रख रहे राजनीतिक वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मताधिकार से वंचित लोगों की संख्या 12% से 15% के बीच है। यह हमारे देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। आगे लिखते हैं तेजस्वी कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, एसआईआर का समय संदिग्ध है। चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया की घोषणा और क्रियान्वयन बेतरतीब और मनमाने तरीके से करके खुद के लिए कोई उपकार नहीं किया है। वो पारदर्शी नहीं रहे हैं, वो अपने नियम बना रहे हैं और तोड़ रहे हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि वो पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करने वाले हर व्यक्ति को निशाना बना रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के अनुभव अभी भी हमारी स्मृतियों में ताजा हैं। हालांकि हम अभी भी चुनाव आयोग से एक नेक नियति और ठोस प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब बिहार की बारी है। इसका यथासंभव कड़े शब्दों में विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे और अपना कड़ा विरोध दर्ज नहीं कराएंगे तो यही दूसरे राज्यों में भी किया जाएगा। संविधान की मांग है कि हम गणतंत्र की रक्षा करें। हमें इस ऐतिहासिक मोड़ पर पीछे नहीं रहना चाहिए। यानी एक तरह से तेजस्वी यादव ने उन्हीं सारे मुद्दों को उठाया है अपनी चिट्ठी में, जिसका जिक्र हम लगातार अविनाश जी यहाँ कर ही रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणियां की उसका जिक्र तेजस्वी यादव ने किया है, और खुलकर बस बड़ी बात जो है वो ये कि उन्होंने पूरे इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को एकजुट रहने की अपील की है, क्योंकि ये बात साफ हो चुकी है कि चुनाव आयोग के निशाने पर सिर्फ बिहार नहीं है। बिहार के बाद जिन जिन राज्यों में बीजेपी को अपनी हार
दिखाई देगी, उन राज्यों में इस तरह की प्रक्रिया करके कहीं ना कहीं वोट काटे जाएंगे और फायदा बीजेपी को पहुंचाया जाएगा, ऐसा आरोप विपक्ष की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है। और इधर बिहार का चुनाव खत्म होते ही निशाने पर पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल में अगले साल की शुरुआत में ही क्योंकि चुनाव होने हैं, तो ऐसे में ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दे को जोरों से उठा दिया है। ममता बनर्जी, महुआ मोइत्रा लगातार इस मुद्दे पर मुखर हैं और सरकार को घेर रही हैं, चुनाव आयोग को घेर रही हैं। ऐसे में जिस तरह से इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई दे रहा है और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपनी चिट्ठी में भी लिखा है कि ये मामला सिर्फ बिहार का नहीं है, इसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा, मतलब अगला नंबर दूसरे राज्यों का है, तो ये दूसरे राज्यों में ना हो इसके लिए अभी एकजुट होना जरूरी है। यानी साफ है कि ममता बनर्जी को भी पूरे विपक्ष का समर्थन मिलेगा इस मुद्दे पर। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि एसआईआर का जो मुद्दा है उस पर पूरा विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है। और जैसा कि तेजस्वी यादव की जो चिट्ठी है उसमें लिखा हुआ है कि 4.5% जो वोटर हैं वो अपने पते पर नहीं मिले हैं और 4% ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं। यानी कि चुनाव आयोग 8.5% वोट सीधा सीधा काटने की तैयारी में। जैसा भी हमने बताया आपको कि महाराष्ट्र चुनाव में 105 के करीब सीटें ऐसी थीं जहां पर 25,000 वोट हर जो विधानसभा है उनमें बदल गया था, नए जुड़ गए थे, पुराने कट गए थे। अब अगर हम बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में 8.5% यदि आप देखेंगे तो हर विधानसभा में ये लगभग 25 से 30,000 वोटों का अंतर आएगा। जब महाराष्ट्र में 98% ऐसी सीटें जहां 25,000 वोट बढ़ जाती हैं, कम हो जाते हैं, वो बीजेपी के हिस्से में चली जाती हैं। अगर ऐसा ही नतीजा बिहार में आ जाता है तो आप सोच लीजिएगा कि चुनाव नतीजे किस तरीके के आएंगे। और जो 8.5% वोट तो सीधा सीधा चुनाव आयोग की तरफ से एक तरीके से बताया जा रहा है। और जो कि तेजस्वी यादव का कहना ये है कि इसमें से कई वोट जिनके दस्तावेज पूरे नहीं जमा होंगे उनके नाम पर काटे जाएंगे, तो ये संख्या 15% तक भी चली जाएगी। और ऐसा अगर होता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो दस्तावेज जो 11 मांगे गए हैं वो आमतौर पर दलित समाज है, जो अति पिछड़ा वर्ग है और ये अल्पसंख्यक समुदाय है, उन लोगों के पास में ये दस्तावेज आमतौर पर कम ही उपलब्ध हो पाते हैं, तो उनके ही सबसे ज़्यादा वोट काटे जाएंगे। इंडिया गठबंधन में भी सबसे ज़्यादा उन्हीं को जो वोट मिला था वो दलित और वंचित समाज का ही वोट इंडिया गठबंधन को मिला था। और बीजेपी को भी इस चीज़ का एहसास है कि अगर ये वोटर दोबारा से बूथ तक पहुंच गया तो फिर वहाँ महागठबंधन को बड़ी जीत से कोई नहीं रोक पाएगा। अब महागठबंधन का रास्ता किस तरीके से रोका जाना है, तो उसके लिए ये एसआईआर की प्रक्रिया आई है। अब 8.5% वोट तो सीधा सीधा जो चुनाव आयोग के आंकड़े आ रहे हैं उसी में बताया जा रहा है कि कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जबकि ये कहा जा रहा है कि 2% वोट भी यदि कट जाता है तो फिर जो एनडीए वो मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगा। अगर वोट नहीं कटता है, जिस तरीके से अब तक चुनाव आयोग की प्रक्रिया होती थी, जो मतदाता सूची का सत्यापन होता था, आमतौर पर जो नए मतदाता जोड़े जाते थे या जो इस दुनिया में नहीं रहे उनके नाम काटे जाते थे, किसी से दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं मांगे जाते थे। अगर वही प्रक्रिया अपनाई जाती तो फिर महागठबंधन बड़ी जीत की तरफ बढ़ता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा था। और अभी तमाम आप देखिए जो भी सर्वे आए हुए हैं तमाम मीडिया चैनलों पर भी, उसमें भी यही सब चीज़ें दिखाई जा रही थी। लेकिन अब जब 8.5% वोट का तो सीधा सीधा गणित आ ही चुका है कि ये वोट तो कटना ही है और इसके ऊपर किसी संख्या क्या जाती है तो वो नतीजे साफ साफ तय होते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और चुनाव आयोग अपने काम पर तेजी से लगा हुआ है। इधर विपक्ष इस मामले पर लगातार विपक्ष का जो है मुखर है, विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, 28 जुलाई को फिर से सुनवाई होनी है। लेकिन इस सब के बीच में चुनाव आयोग की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है। आंकड़े बता रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए कि लगभग 96% मतलब 95.92% लगभग काम मतदाता सत्यापन का पूरा हो चुका है। हालांकि ये किस तरह से पूरा हो रहा है, इसके कई मामले सामने निकल कर आए हैं। किस तरह से महिला अधिकारी बीएलओ को धमका रही हैं, कह रही हैं कि आपके लिए भी नोटिस जारी किया जाए, क्या आपको भी शो कॉज नोटिस भेजा जाए आपके अधिकारियों के साथ। और इस तरह के दावे जो निकल कर आए, ऑडियो भी काफी वायरल हुआ जिसमें देखा गया कि आप खुद से भर दीजिए और भर के डाल दीजिए, आपको तो पता है ना आपके इलाके में कौन है, कहाँ रह रहा है, आपको तो पूरी जानकारी है, तो आप अपने नाम से उनको भर
दीजिए, बीएलओ और महिला अधिकारी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी और उसके बाद उस पर जो है कार्रवाई भी हो गई उस बीएलओ पर। तो ये सही कई मामले निकल कर आए, सिर्फ एक यही नहीं, इसके अलावा वीडियोस भी सामने आए जिसमें बीएलओ के साथ जो है बीजेपी के नेता बैठे दिखाई दे रहे हैं सेंटर्स पर, जिससे ये साफ है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और बीजेपी की जो मिलीभगत के जो आरोप लग रहे हैं उनमें कुछ उन दावों में सच्चाई है, ये दिखाई दे रहा है। तो यहां पर चुनाव आयोग बुरी तरह से घिरता दिख रहा है और जैसे कि हम लगातार ये बात दोहरा रहे हैं कि अब 28 जुलाई को इस मामले में दोबारा सुनवाई होनी है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला भी सुना दे, लेकिन मानसून सत्र में भी ये मुद्दा जोरों से उठाया जाएगा, ये तय है। और मानसून सत्र जो कि 21 जुलाई से शुरू होने वाला है, उसको लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें चर्चा होगी, किन किन मुद्दों पर बात होगी, विपक्ष अपने मुद्दे रखेगा। बड़ी बात यह है कि सरकार उन पर राजी होगी नहीं होगी, और अगर सरकार उन पर राजी नहीं होगी तो फिर विपक्ष क्या स्टेप उठाएगा, किस तरह से मानसून सत्र में विपक्ष अपनी बात रखेगा, क्या सरकार से वो अपनी बात मनवा पाएगा, क्या सरकार उन सवालों को सुनेगी, उन सवालों का जवाब देगी जो विपक्ष के पास हैं, क्योंकि मुद्दे विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है। और यही वजह है कि बड़ी बात आपने देखी गई होगी अविनाश जी, आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष लगातार सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहा था, उस समय मानसून सत्र की तारीख का ऐलान किया गया था, जबकि ऐसा नहीं होता है। इतने समय पहले कभी मानसून सत्र की या किसी भी संसद सत्र की तारीख का ऐलान नहीं किया जाता है। लेकिन उस समय मुद्दे से भटकाने के लिए या कहने के लिए कि विपक्ष अपना मुद्दा मानसून सत्र में उठा सकता है, इसलिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया था। लेकिन अब मानसून सत्र आ चुका है और जिस तरह से मोदी सरकार दिख रहा है या पीएम मोदी जिस तरह से बिहार जो है बाहर के दौरे पर निकल रहे हैं, एक बार फिर विदेश यात्रा पर निकलने वाले हैं, उससे यह साफ माना जा रहा है कि विपक्ष की मांग अब भी पूरी नहीं होने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा ना के बराबर ही उम्मीद लग रही है कि हो सकती है। तो ऐसे में मानसून सत्र में विपक्ष इस मुद्दे को कैसे उठाएगा, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। नहीं, जो मानसून सत्र में जो ऑपरेशन सिंदूर और पहलगांव का जो मुद्दा है, उस पर चर्चा तो सरकार को करानी ही पड़ेगी। अगर सदन चलाना है तो ये इस पर चर्चा भी होगी। और ये मान के चलिएगा कि जो मोदी सरकार है वो भी इस चीज़ को मान के चल रही है कि इस पर उसे चर्चा करानी है। अब चर्चा एक दिन की चर्चा होगी कि 2 दिन की चर्चा होगी, इस पर सरकार को फैसला लेना है। और दूसरा बात यही है कि इस पर जवाब कौन देगा, क्या रक्षा मंत्री जवाब देंगे कि गृह मंत्री जवाब देंगे कि या फिर प्रधानमंत्री जवाब देंगे? क्योंकि विपक्ष की सीधी सीधी डिमांड है कि हमें प्रधानमंत्री से जवाब चाहिए। तो चर्चा की शुरुआत कौन करेगा और जवाब कौन देगा, पहला मुद्दा तो यही है। लेकिन सरकार को इस पर चर्चा करानी पड़ेगी, ऑपरेशन सिंदूर पर, पहलगांव के मुद्दे पर। उस पर विपक्ष पीछे बिल्कुल नहीं हटेगा। और अगर सरकार चर्चा नहीं कराती है तो ये मान के चलिएगा कि जो मानसून सत्र है, ये मानसून सत्र चलना ही मुश्किल हो जाएगा। कि हम देखेंगे कार्रवाई शुरू हुई और कार्रवाई तुरंत ही अचानक की भोजन अवकाश तक के लिए स्थगित हो गई, फिर उसके बाद अगले दिन के लिए स्थगित हो गई। यही सब पूरा ड्रामा चलता रहेगा और उसी शोर शराबे के बीच में सरकार की तरफ से तमाम जो 8-10 विधेयक जो उन्होंने रखे हुए हैं पास कराने के लिए, वो शोर शराबे के बीच में ही पास हो जाएंगे। लेकिन अगर सरकार को सत्र चलाना है, जिस तरीके से आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, तो इसी में क्लियर हो जाएगा कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराएगी कि नहीं कराएगी। और दूसरा कि जिस तरीके से आप बता रही हैं कि 23 तारीख को जो 23 तारीख को प्रधानमंत्री ब्रिटेन के दौरे पर जा रहे हैं और इस बार वो पहली बार मालदीव भी जाएंगे, तो उसके बाद लौट कर आएंगे, 27 तारीख को वापस लौट आएंगे। तो क्या इसी हफ्ते चर्चा होगी या अगले हफ्ते चर्चा होगी? क्योंकि विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री जवाब दें, और यदि प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो विपक्ष अगले हफ्ते भी चर्चा के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन 2 सवाल, पहली बात तो यही है कि प्रधानमंत्री जवाब दें और दूसरा इस पर चर्चा संसद में कराई जाए और विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। ये नहीं कि सरकार 4 घंटे का समय दे दे कि भाई जल्दी जल्दी से 2-2 सदस्य बोल दें और चर्चा खत्म कर दी जाए। तो कम से कम पूरे दिन की चर्चा इस पर होनी चाहिए और यही विपक्ष की डिमांड चल रही है। और इस आज की बैठक जो है उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि सरकार क्या फैसला लेती है। जी बिल्कुल। और इन सब के बीच में एक और मुद्दे पर बुरी तरह से यहाँ पर घिरती हुई दिखाई दी है सरकार, क्योंकि सीजीआई ने कई सवालों पर जो एक पिछले दिनों बहस देखने को मिली कि सुप्रीम कोर्ट और कार्यपालिका के बीच जो बहस देखने को मिली पिछले दिनों, बहुत ज्यादा तीखी नोकझोंक देखने को मिली, वार पलटवार का दौर चला। उधर से जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। यहाँ तक कि बीजेपी सांसदों ने ये तक कह
कह दिया कि अगर कल को किसी तरह का गृह युद्ध देश में छिड़ता है तो उसके लिए जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कई मामलों में टिप्पणियां करते हुए सरकार पर निशाना साधा गया। ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट पर हस्तक्षेप के आरोप लगते हैं। इन सब के बीच में सीजेआई ने एक 5 जजों की संवैधानिक पीठ जो है बना दी है और कई मुद्दों पर उस पर चर्चा होने वाली है। तो अविनाश जी, आपके पास आना चाहूंगी, किस मुद्दे पर ये पीठ बनाई गई है और किन मुद्दों पर चर्चा होगी, क्या है वो पूरा मामला, उसके बारे में जानकारी दीजिए। नहीं, सबसे बड़ा जो मुख्य मुद्दा वो है, वो राज्यपाल और जो राज्य सरकार है उनके बीच में जो मतभेद के चलते से जो विकास काम हैं वो जो एक तरीके से रुक जाते हैं, थम जाते हैं, राज्य सरकार का काम पूरी तरीके से थम जाता है। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यों की जो बेंच थी, जस्टिस पारदीवाला और आर महादेवन की जो बेंच थी, उसने 8 अप्रैल को बहुत बड़ा फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि अगर संसद या विधानसभा से कोई भी बिल पास होता है तो फिर जो राज्यपाल हैं या राष्ट्रपति हैं, यदि विधानसभा से बिल पास हुआ है तो वो राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल को उस पर जल्दी से जल्दी फैसला लेना होगा। हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि जो विधानसभा से जो बिल पास हुआ है या संसद से पास हुआ है उस पर राज्यपाल और राष्ट्रपति जल्दी से जल्दी फैसला लें। लेकिन जल्दी से जल्दी का मतलब बस खाली यही लिखा हुआ है, इसके अलावा कि कब तक फैसला लेना है वो कोई तारीख तय नहीं की गई है। उसी को जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिफाइन किया गया था और यह कहा गया था कि अगर विधानसभा का कोई भी विधेयक पास होता है और राज्यपाल के पास पहुंचता है तो राज्यपाल को 1 महीने के अंदर उस पर फैसला लेना पड़ेगा। या आप उसको नामंजूर कर रहे हैं तो आप नामंजूर करके सरकार को वापस भेज दीजिएगा और अगर आप उस पर सिग्नेचर कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि फिर विवाद का निपटारा वैसे ही हो जाएगा, कोई विवाद ही नहीं बचेगा। और अगर राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं विचार करने के लिए तो राष्ट्रपति भी 3 महीने के अंदर उस पर कोई फैसला लेंगे और अगर वो 3 महीने में फैसला नहीं ले पाते हैं तो इसका कारण बताना होगा और उसके बाद ही वो समय सीमा बढ़ेगी। अगर राष्ट्रपति भी फैसला नहीं लेते हैं तो फिर जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट आ सकती है। और इस मुद्दे में के लगभग 10 विधेयक ऐसे थे जिनको लंबे समय तक राज्यपाल अपने पास रोके रखे हुए थे, बाद में उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेज दिए थे जब जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राज्यपाल के पास लंबे समय तक विधेयक रहे हैं उनको पास माना जाता है, कि उनकी मंजूरी मानी जाती है। और अब इसी चीज़ को लेकर फिर राष्ट्रपति की तरफ से जो अनुच्छेद 143 है उसके जरिए सुप्रीम कोर्ट से 14 जो पॉइंट हैं उन पर जवाब मांगा गया है कि राष्ट्रपति के पास में ये शक्तियां हैं जो संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत कि वो सुप्रीम कोर्ट से जब भी किसी कानूनी मुद्दे पर उन्हें कोई राय मांगनी होती है तो सुप्रीम कोर्ट से मांग सकती हैं। और सुप्रीम कोर्ट उस राष्ट्रपति के जो परामर्श पर उस पर 5 सदस्यीय जो संवैधानिक पीठ है उसका गठन करते हैं। तो यह प्रक्रिया है और उसी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सीजीआई हैं उन्होंने 5 वरिष्ठ जजों की बेंच गठित कर दी है और 22 जुलाई से जो राष्ट्रपति ने जो 14 पॉइंट उठाए हैं उनको लेकर सुनवाई शुरू होगी। जी बिल्कुल, और यहाँ पर अब एक बार फिर ये मामला गरमाएगा और देखने को मिलेगा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट और सरकार एक बार फिर आमने सामने आ सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों ये मामला बहुत तेजी से गरमाया था। और जो सीजीआई अब गवाही हैं वो पहले जब जस्टिस थे उस दौरान भी वो सरकार के खिलाफ काफी मुखर दिखाई दिए थे। उनके बयानों से उन्होंने कई बार ये बता दिया है कि उन्हें किसी भी पद की लालसा नहीं है और जजों को इस तरह का कोई पद भी नहीं लेना चाहिए जिससे उन पर सरकार का दबाव बन जाता है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि सीजीआई गवाही बहुत ज्यादा मुखर है सरकार को लेकर, जो सरकार की चिंता बढ़ाता है। ऐसे में अब ये मामला एक बार फिर सुना जाएगा, देखना होगा कि किस तरह से सरकार को एक बार फिर झटका लगता है। और वहीं एसआईआर के मुद्दे पर तो 28 जुलाई को फिर से सुनवाई होनी ही होनी है और इसमें भी सरकार बुरी तरह से, चुनाव आयोग और सरकार दोनों ही गिरे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी पर यह आरोप है कि बीजेपी के लिए ही चुनाव आयोग ये काम कर रहा है। और ये आरोप लगातार लगते रहते हैं कि सरकार चुनाव आयोग को कंट्रोल करती है और चुनाव आयोग अब स्वतंत्र संस्था के तौर पर नहीं बल्कि बीजेपी और मोदी सरकार की कठपुतली के तौर पर काम कर रहा है। और सबसे ज्यादा निगाहें तो मानसून सत्र पर टिकी हुई हैं जो कल से शुरू होने वाला है। 21 जुलाई
पहला दिन कैसा रहने वाला है, सर्वदलीय बैठक में क्या सहमति बनेगी कि विपक्ष जो मुद्दे उठाना चाहता है, जो सवाल पूछना चाहता है, क्या वो सवाल विपक्ष पूछ पाएगा, और अगर विपक्ष को वो सवाल नहीं पूछने दिए जाएंगे तो फिर विपक्ष सरकार के खिलाफ क्या एक्शन लेगा, किस तरह से सरकार को घेरेगा संसद के अंदर, संसद के बाहर, ये सब देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। और फिलहाल इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।